जिस जीप में मुक्ति बाहिनी की लाशें पड़ी थी इसे मैं ड्राइव कर रहा था। मेरे पीछे पीछे अल्ताफ अकबर शहनाज को लिए जीप में चला रहा था। बड़ी सड़क पर आने की बजाय मैं जीप को दरख्तों में से निकाल कर एक ऊंची जगह पर ले गया जहां नीचे गहरी खाई थी। जीप को लाशों समेत खाई में लुढ़काने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि जीप की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी शय हाथ आ जाए जो फरार में हमारी मदद कर सके। अल्ताफ अकबर अपनी जीप पीछे रोक कर मेरे पास आ गया। जीप के डैशबोर्ड में ताला लगा हुआ था। हमने पत्थर मारकर ताला बल्कि डैशबोर्ड ही तोड़ डाला। अंदर कुछ कागजात और मशरूब का फ्लास्क पड़ा था। इस फ्लास्क के पीछे एक काली जिल्द वाली पॉकेट बुक रखी हुई थी। ये पॉकेट बुक ऐसी थी कि इसको भी ताला लगा हुआ था। मैंने पॉकेट बुक जेब में रखी और जीप को लाशों समेत खड्ड में लुढ़का दिया। खड्ड में गिरते ही एक धमाका हुआ और जीप शोलों की लपेट में आकर जलने लगी। हाईवे पर हमारी इंडियन फौजी जीप फराटे भरती चटागांग की तरफ जा रही थी। रास्ते में हमें कई भारतीय ट्रक और जीपें मिली, लेकिन किसी को हम पर शक न हुआ। दोपहर को हमने सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट से खाना लेकर खाया और आगे रवाना हो गए। अल्ताफ अकबर का ख्याल था कि चटागांग बंदरगाह है, वहाँ इंडियन फौजों की नकलो हरकत ज्यादा होगी, इसलिए हमें शहर में दाखिल होने के बजाय किसी जंगल में से सरहद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं इस मुकफल पॉकेट बुक का भी जायजा लेना चाहता था कि इसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इसे ताला लगाया गया है। अभी शाम नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शहर के मसाफात शुरू हो गए। हम बैरूनी इलाके से गुजर रहे थे। यहाँ कई मकानों के जले हुए ढांचे खड़े थे। जाहिर है कि ये गैर बंगालियों के मकानात थे। जगह जगह बांग्लादेश के झंडे लगे हुए थे। इंडियन फौज के जवान ट्रकों और जीपों में घूम रहे थे। हमारे करीब से एक भारी बख्तर बंद गाड़ी गुजरी जिसमें कुछ सिविलियन कैदी सर झुकाए बैठे थे। अल्ताफ ने कहा, हमें इस शहर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मैंने जीप इस सड़क पर डाल दी जो शहर के किनारे से होती हुई हाईवे से जा मिलती थी। ये रंगपुर शहर था। बाद में पता चला कि यहाँ बेशुमार बंगालियों को कत्ल कर दिया गया है। मैं अपने कारोबारी दौरे के सिलसिले में कई बार इस शहर में आया था। मैं शहर में नहीं जाना चाहता था क्योंकि यहाँ के कारोबारी हल्के मुझे जानते थे और इंडियन फौजी वर्दी में भी मुझे पहचान सकते थे। हम हाईवे से दूर ही थे कि देखा सड़क पर भारतीय फौज का एक कानवाई रुका हुआ है। जीप को एक जेली सड़क पर ढलान पर डाल दी। यहाँ निशेब में ढलान छतों वाली कोठियां और मकान थे जिन पर बांग्लादेशी परचम लगे हुए थे। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां जीप खड़ी करके हाईवे पर इंडियन कानवाई के गुजर जाने का इंतजार किया जा सके। छोटी सड़क नशीब में एक टीले के पीछे से घूमकर चढ़ाई की तरफ आ गई। आधे फरलांग की चढ़ाई थी। ऊपर जमीन हमवार हो गई। यहाँ से ये सड़क कोई 2 फरलांग आगे जाकर फिर से हाईवे के साथ मिल जाती थी। यहाँ से भी भारतीय फौज के ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही थी। मैंने जली हुई कोठी के अकब में जीप खड़ी कर दी। मेरी हिदायत पर अल्ताफ अकबर शहनाज को कोठी के कमरे में छोड़ाया ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। अब मैंने जीप से वही मुकफल पॉकेट बुक निकाली तो अल्ताफ बोला, आखिर इसे लॉक करने की क्या जरूरत थी? आजकल इस किस्म की पॉकेट बुकें आम मिलती हैं, बस फैशन सा बन गया है। मुमकिन है इसके अंदर सिवाय हिसाब किताब के और कुछ न हो। ये कहकर मैंने पॉकेट बुक का ताला तोड़ डाला। इसकी वरक गिरदानी की तो पता चला कि अक्सर सफ़हात खाली पड़े थे। बीच के कई सफ़हात गूंद लगाकर जोड़ दिए गए थे। इन्हें चाकू से काटा तो दरमियान के दोनों सफ़हात पर अंग्रेजी जुबान में ये तहरीर दर्ज थी, ईस्टर्न कमांड चटागांग 15वां बख्तरबंद डिवीजन 8वीं मरहटा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मिलो। तुम्हारा खुफिया कोड पाम आयल नारोबनी है। तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल से नवाकिफ हो। ये कोड तुम्हारी शनाख्त होगी। तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान ढाका हाई कमांड की मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुफिया कागजात की फाइल हासिल करके कर्नल गुप्ता को पहुंचानी है। आगे तुम्हारा मिशन कर्नल गुप्ता ही तुम्हें बताएगा। किसी इंडियन फौजी अफसर को भी तुम्हारी सरगर्मियों का इल्म नहीं होना चाहिए। यह टॉप सीक्रेट मिशन है जिसके लिए तुम्हें मुक्ति बाहिनी के भेस में ढाका भेजा जा रहा है। पाकिस्तान आधा खत्म हो गया है। इसके दूसरे बाजू को भी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस मिशन की तकमील बहुत जरूरी है। कर्नल गुप्ता को तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वहां तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। तुम इंडियन फौज के एक काम से हवालदार होगे। कर्नल गुप्ता तुम्हें जिस नाम से पुकारेगा वही तुम्हारा नाम होगा। गुड लक पॉम आयल नारोमनी। ये भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई टॉप सीक्रेट तबाकुन स्कीम थी जिसकी मदद से भारत पाकिस्तान के मशरिकी बाजू को काटने के बाद अब मगरिबी बाजू को भी काटना चाहता था।
एक सेकंड के अंदर अंदर मैंने फैसला कर लिया कि इस नापाक मंसूबे को हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश करूंगा। ये एक हैरत अंगेज इत्तफाक था कि इस खुफिया मंसूबे में मुझे सुराग मिल गया था। ये ताइदे एज़दी थी और मैंने पाकिस्तान की बका पर अपनी जान तक कुर्बान करने का अहद कर रखा था। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस की कोई घिनौनी साजिश लगती है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम तो खुद इस मुल्क में अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। अल्ताफ ने कहा। मेरे दिल में क्या था, मैंने क्या फैसला किया था, इस सिलसिले में अल्ताफ अकबर को इस वक्त मैंने कुछ न बताया। बस इसकी हाँ में हाँ मिला दी और पॉकेट बुक बंद करके जीप में रख ली। मैंने कोड वर्ड्स दोबारा याद कर लिए, पाम ऑयल नारो बने। अब मेरा हर हालत में चटागांग जाना जरूरी था, मगर मैंने अपनी अज़ाइम से अल्ताफ अकबर को आगाह नहीं किया। शहनाज हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकती थी, मगर हम इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे। क्या ख्याल है अगर हम अपने आप को इंडियन आर्मी के हवाले करके कैदी बन जाएं तो जेनेवा कन्वेंशन की रूह से हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा और यूं शहनाज भी महफूज हो जाएगी, अल्ताफ ने कहा। मैंने अल्ताफ अकबर पर एक खामोश निगाह डाली। इसकी सोच बड़ी नॉर्मल थी। वो अपनी, मेरी और एक बदकिस्मत मुसलमान लड़की की जान बचाना चाहता था, लेकिन वो दो बातों से बेखबर था। पहली बात यह कि जंग में जेनेवा कन्वेंशन जैसे मुआहदों के पुर्जे उड़ा दिए जाते हैं, और दूसरी ये कि मैं एक कमांडो था जो अपनी जान किसी हालत में भी अपने वतन अजीज पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती नहीं समझता था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो हमें चटागांग पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी सारी तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के नापाक और घिनौने मिशन की तरफ थी, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के बचे हुए टुकड़े को भी सफाए हस्ती से मिटा देना चाहता था। मैंने इस मिशन को अपनी जान की बाजी लगाकर भी नीस्तो नाबूद करने का आज़म कर लिया था। मैं ये जानने के लिए बेताब था कि वो खुफिया मिशन क्या है। इसके लिए ज़रूरी था कि चटागांग पहुंचकर 15वीं डिवीजन की 8वीं मरहिटा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मुलाकात की जाए। मुक्ति बाहिनी वाला तो जहन्नम वासिल हो चुका था, अब इसकी जगह मैं कोड की मदद से कर्नल गुप्ता से मुलाकात करके इस घिनौने मिशन की तफसील मालूम करना चाहता था। यह खुशकिस्मती थी कि भारतीय इंटेलिजेंस के इस आदमी का रैंक भी हवालदार बताया गया था और मैं भी इंडियन फौज के एक हवालदार की वर्दी में ही था। कुदरत पाकिस्तान को दुश्मनों के नापाक मंसूबों से बचाने के लिए मेरी मदद कर रही थी। मैंने देखा कि दरख्तों के अकब में दूर चटागांग ढाका हाईवे साफ हो गई थी। फौज का कानवाय गुजर गया था। मैंने अल्ताफ अकबर से कहा कि वो शहनाज को ले आए, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। शहनाज ने गुस्ल कर लिया था और वो कुछ ताज़ा दम लग रही थी। हम अनानास के बाग में से होते हुए बड़ी सड़क पर आ गए। यहाँ सड़क के किनारे ऐसे फौजी मोर्चे देखे जो कुचले हुए थे। लगता था इनके ऊपर से टैंक गुजर गए हैं। एक जगह 2 लाशें भी देखी जो झाड़ियों के पास औंधी पड़ी थी। इंडियन कानवाय हमसे काफ़ी आगे था। मैंने मुसलहतन जीप की रफ्तार कम ही रखी थी। मशरक़ी पाकिस्तान में अभी बदनज़मी और अफरा तफरी का आलम था। अगरचे पाक फौज ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन जनूबी और मशरक़ी महाजों पर पाक फौज के गयूर जवान अभी तक जंग जारी रखे हुए थे। चुनाचा इस किस्म की फिजा में इक्का दुक्का फौजी गाड़ियों की चेकिंग के लिए खसूसी पोस्ट कहीं भी नहीं थी और हम इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। किसी बड़े शहर में दाखिल होते वक्त मामूली सी चेकिंग का सामना करना पड़ता, जो 2-4 लफ्ज़ों और सैल्यूट तक ही महदूद रहती। ढाका से बाहर हालात बहुत मुख्तलिफ थे और यहाँ ज़्यादातर बंगाली रेजिमेंटें मसरूफ़ कार थी। भारतीय फौजों का इज्तिमा ढाका और चटागांग में ज़्यादा था। दोपहर को हमने कस्बे के बाहर जीप खड़ी करके खाना खाया और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। शायद थकावट, परेशानी और रत जगह के बायस शहनाज को बुखार हो गया था। एक बंगाली दुकानदार से हमने स्प्रो खरीद कर शहनाज को चाय के साथ 2 गोलियां खिलाई। मेरा जहन अब सिर्फ भारतीय फौज के पाकिस्तानी दुश्मन खुफिया मंसूबे के खिलाफ काम कर रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि शहनाज और अल्ताफ अकबर को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाकर खुद अपना कमांडो मिशन शुरू कर दूं। दूसरा दिन और दूसरी रात सफ़र के आखिर हम चटागांग पहुंच गए। शहनाज का बुखार और तेज़ हो गया था और वो पिछली सीट पर पड़ी थी। अल्ताफ ने कहा कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने का मतलब था कि हमारा राज फाश हो जाता। कम से कम डॉक्टर को ये ज़रूर मालूम हो जाता है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अगर हम किसी बंगाली मुसलमान डॉक्टर की तरफ रुजू करते तब भी इन हालात में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। शहनाज का जिस्म वाकई बुखार में फनक रहा था। चटागांग शहर की हालत भी ढाका से बहुत बेहतर नहीं थी। जगह जगह गैर बंगालियों की दुकानें और मकान टूटे पड़े थे। बाजारों में बंगाली जुलूस निकाले नारे लगाते फिर रहे थे।
यहाँ इंडियन फौजी भी काफ़ी तादाद में थे और बंगाली रेजिमेंट के जवान भी मुक्ति बाहिनी ग्रुप के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बचे कुचे मकानों को लूट रहे थे। चटागांग में रहने वाले तकरीबन सभी गैर बंगालियों को कत्ल कर दिया गया था। कुछ लोग फरार हो चुके थे। किसी गैर बंगाली मुसलमान डॉक्टर के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शहनाज की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसने बुखार में शिद्दत के बायस बिड़बिड़ाना शुरू कर दिया था। वो बार बार अपने शहीद खामन को पुकारती थी। ये बात हमारे लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकती थी। मैं जीप को शहर के गुंजान इलाके से निकालकर अहमद बाजार में से होता हुआ मज़ाफ़ात की तरफ ले गए ताकि मुक्ति बाहिनी और इंडियन फौजियों की नज़रों से दूर रहा जा सके। रास्ते में मेरी नज़र इंडियन फौज की एक एम्बुलेंस पर पड़ी थी जो अहमद बाजार के कोने पर एक इमारत के सामने खड़ी थी। मैंने शहनाज को एक दरख्त के नीचे अल्ताफ़ अकबर के पास छोड़ा और खुद जीप लेकर एम्बुलेंस की तरफ चला गया। ये भारत की मेडिकल कोर की एम्बुलेंस थी और वहाँ एक गोदाम से 3-4 भारतीय फौजी दवाइयों के बॉक्स निकालकर गाड़ी में भर रहे थे। मैं जीप खड़ी करके इनके पास गया तो सिपाहियों ने मुझे सैल्यूट किया। मैंने सैल्यूट का जवाब देते हुए कहा, ओ जवानों, ओए तुम्हारे पास कोई बुखार शुखार की दवा है तो दे दो, हमारा एक ग्राई बीमार हो गया है। इन फौजियों में एक हवालदार भी था। इसने मुस्कुराकर कहा, सर हमारे पास तो पेटेंट दवाइयाँ हैं, आप यूनिट डिस्पेंसरी क्यों नहीं चले जाते, वहाँ डॉक्टर रमेश मौजूद होंगे। मैंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मामूली बुखार है, कोई पेटेंट दवाई सप्लाई कर दो। ये चूँकि मेडिकल कोर के आदमी थे इसलिए इन्हें बुखार, नज़ला और ज़ुकाम वगैरह की दवाइयों का बखूबी इल्म था। उन्होंने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी जिसमें कुछ कैप्सूल थी। सर अभी एक कैप्सूल अपने ग्राई को दे दे, भगवान की दया से बुखार फ़ौरन उतर जाएगा। मैंने जीप में बैठे हुए पूछा, वह जवान इधर 8वीं मरहटा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर किधर है? भारतीय सिपाही ने कदरे हैरानी से मेरी तरफ देखा। हवालदार बोला, सर हम सब 8वीं मरहटा रेजिमेंट के जवान हैं। आपको मालूम नहीं सर कि यहाँ सिर्फ 8वीं मरहटा रेजिमेंट ही डिप्लॉय है। आपकी रेजिमेंट कौन सी है सर? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है जवान, हम तुम्हारा चेकिंग कर रहा था। तुमको मालूम है इधर दुश्मन लोग भी हमारी वर्दी में फिरता है। वही जवान अपना काम करो। मैं जीप स्टार्ट करके तेज़ रफ्तारी से आगे निकल गया। ये एक बलाए नागहानी ही थी। इस मरहटा रेजिमेंट का मतलब था कि चटागांग में 15वीं बख्तरबंद डिवीजन की 8वीं मरहटा रेजिमेंट काम कर रही थी। यहाँ से कर्नल गुप्ता सारथी के बारे में मालूमात हासिल करना कोई दुश्वार काम नहीं था। मैंने अल्ताफ़ अकबर को कुछ नहीं बताया। शहनाज को कैप्सूल खिलाया गया। इसे जीप की पिछली सीट पर लिटाकर ऊपर कंबल डाल दिया। इस वक्त हमारा सबसे अहम मसला किसी ऐसी जगह की तलाश में थी जहां हम रात बसर कर सकें। हम किसी इंडियन फौजी बैरक में तो नहीं जा सकते थे। मेरा ख्याल है हम यहाँ से काकस बाजार की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ से हम किसी तरह सरहद पार करके बर्मा में दाखिल हो सकते हैं, अल्ताफ़ ने कहा। लेकिन मेरा प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ ख़तरनाक तरीन भारतीय मंसूबे का इंकशाफ होने के बाद मैं इस वक्त तक वतन अजीज़ की सरजमीन पर कदम रखना चाहता था जब तक इस नापाक मंसूबे को खाक में न मिला देते। लेकिन इससे पहले अल्ताफ़ अकबर और शहनाज को किसी महफूज मकाम तक पहुंचा देना चाहता था। मैंने जवाब में कहा, शहनाज को आराम की ज़रूरत है, जब तक इसका बुखार नहीं उतर जाता हमें काकस बाजार का रुख नहीं करना चाहिए। अल्ताफ़ अकबर ने सवाल किया कि हम चटागांग में कहाँ रह सकते हैं। मेरा ख्याल गैर बंगालियों की छोड़ी हुई कोठियों की तरफ चला गया। चटागांग के मज़ाफ़ात में एक टीले पर बरेली के खान मुमताज़ हुसैन खान की एक कोठी हुआ करती थी। अपने कारोबार के सिलसिले में मैं चटागांग जाता तो इनकी कोठी पर ज़रूर जाया करता था। खान साहब का चटागांग में कागज़ का कारोबार था और वो अपने कुंबे के साथ बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अल्ताफ़ को जीप में बिठाया और इस कोठी की तरफ चल दिया। कोठी तबाही और बर्बादी का नक्शा पेश कर रही थी। सारा सामान लूटा जा चुका था। कमरों में टूटी फूटी चीज़ें बिखरी हुई थी, लेकिन बड़े बड़े पलंग मौजूद थे। हमने शहनाज को एक पलंग पर लिटा दिया। किचन का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि गैस और पानी तो है, मगर खाने पीने की कोई शय मौजूद नहीं है। मैंने अल्ताफ़ को शहनाज के पास छोड़ा और ख़ुद जीप लेकर बड़े बाज़ार में आ गए। पहला काम ये किया कि एक पेट्रोल पंप से जीप की टैंकी फुल करवाई और पेट्रोल वाले को यूं ही 8वीं मरहटा रेजिमेंट की पर्ची लिख कर दे दी। इसके बाद मार्केट से चाय, दूध, बिस्किट, डबल रोटी, चावल और मुर्गी का गोश्त खरीदा। किचन में ये सामान रखकर मैंने चाय बनाई। शहनाज का बुखार काफ़ी उतर चुका था। इसे चाय पिलाई तो इसकी तबीयत कदरे बेहतर हो गई। इसे सूरत हाल से आगाह किया गया और बताया कि 2-1 रोज़ इस कोठी में क़याम करने के बाद हम लोग काकस बाजार रवाना हो जाएंगे। शहनाज किचन में जाकर मुर्गी और चावल तैयार करने लगे। मैं और अल्ताफ़ अकबर आइंदा प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। कई रोज़ बाद हमने पेट भर कर घर के पके हुए चावल और मुर्गी खाई तो तबीयत हशाश बशाश हो गई।
शहनाज को हमने आराम करने का मशवरा दिया और खुद बरामदे के बगली कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ दो एक टूटी फूटी कुर्सियों के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अल्ताफ़ को बताया कि यहाँ मुमताज़ हुसैन खान साहब ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। खुदा जाने इनका क्या अंजाम हुआ होगा। हमने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा एक तरफ कर दिया था, यूं हम बाहर भी निगाह रखे हुए थे। हमारी जीप कोठी के पोर्च में एक तरफ साए में खड़ी थी और बाहर से इस पर निगाह नहीं पड़ सकती थी। थोड़ी देर के लिए हम भी सो गए। 4 बजे जागे तो देखा कि शहनाज किचन में चाय बना रही थी। इसकी तबीयत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। शाम को बाजार जाकर इसके लिए मैं कपड़ों का एक और मर्दाना जोड़ा और चप्पल खरीद लाए। रात को भी इसने खाना पकाया। हमने मोमबत्ती जला रखी थी। रात 9 बजे शहनाज को सुला दिया। अल्ताफ़ अकबर बरामदे वाले कमरे में सो गया और मैं बाहर बरामदे में पहरा देने लगा। मेरी घड़ी रात के 11:15 बजा रही थी। मैं बरामदे में सतून के पास सीढ़ियों पर बैठा था। स्टेन गन मेरे पास ही पड़ी थी। किसी वक्त नींद का झोंका सा आ जाता, मगर मैं हर बार नींद के इस हमले को पसपा कर दे। अचानक मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मैं चौकस होकर अपनी जगह से उठ ही रहा था कि कोई भारी शय मेरे ऊपर आकर गिरी। इससे पहले कि मैं संभलता, एक आदमी ने मेरी गर्दन में बाजू का शिकंजा डाल दिया और इसके दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक मेरी कमर में चुभने लगी। तुम्हारे साथ अंदर और कौन है? लहजा पंजाबी फौजियों जैसा था। यहाँ अगरचे अंधेरा था, मगर सितारों की धीमी धीमी रोशनी भी थी। मैंने हमलावर का बाजू देखा। वो मेरी तरह शोख हरे रंग की भारतीय फौजी वर्दी में था। मैंने कहा, मेरे साथ अंदर एक फौजी जवान है, मगर तुम इंडियन फौजी हो, हम भी इंडियन फौजी हैं। इतने में दूसरे आदमी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे साथ आ खड़ा हुआ। इसने मेरी स्टेन गन उठा ली और मेरी कमर से लटका हुआ पिस्तौल भी निकाल ली। वो एक कद्दावर जवान था। इसकी वर्दी भी इंडियन फौज की थी। मैंने सोचा कि शायद ये भी हमारी तरह पाकिस्तानी फौज के जवान हैं, जो भारतीय फौज की वर्दी में इस जहन्नम से निकलने की कोशिश में मसरूफ़ है। इनके कद काठ और बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो मगरबी पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट के जवान हैं। उन्होंने मेरे हाथ पीछे जकड़ दिया और कहा, अपने साथी के पास चलो। अल्ताफ़ अकबर कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो फायरिंग करके इन दोनों को हलाक कर डालता। अल्ताफ़ को उन्होंने ठोकर मारकर जगाया। एक जवान पिस्तौल तान कर इसके सर पर खड़ा हो गया। यहाँ और भारतीय फौजी कहाँ है? इसने तहुकमाना लहजे में सवाल किया। अल्ताफ़ ने पलके झिपकाते हुए इन दोनों फौजियों को और फिर मुझे देखा कि मेरे पीछे हाथ बंधे हुए थे। मैंने इनमें से एक फौजी से खालिस पंजाबी जुबान में कहा, एक इंडियन फौजी की दूसरे इंडियन फौजी पर हमला करने की बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम अपने दिल का हाल बता दो तो हम भी एक राज तुम पर फाश कर देंगे। मेरा दिल कहता है कि तुम पाक फौज के जवान हो। पुरानी मेज़ के नीचे मोमबत्ती रोशन थी। दोनों फौजियों ने हमें घूर कर देखा। इनमें से जो कदावर था वो मेरे करीब आकर बोला, तुम कौन लोग हो? हम दोनों इस वक्त तुम्हारी कैद में हैं। अगर तुम इंडियन फौजी हो तब भी हमारा राज नहीं रह सकता। तुम हमें अपने हेडक्वार्टर ले जाओगे, जहां ये बात खुल जाएगी कि हम दोनों पाकिस्तानी फौज के आदमी हैं। अब तुम लोगों को चाहिए कि हकीकत हाल हम पर वाज़े कर दो। अल्ताफ़ अकबर ने अपना और अपनी रेजिमेंट का नाम बता दिया। मैंने भी अपना नाम और ढाका में अपने कारोबार के बारे में बताते हुए कहा कि साथ वाले कमरे में एक पाकिस्तानी सिविल ऑफिसर की बीवी भी मौजूद है, जो मर्दाना लिबास में है और जिसके शोहर को मुक्ति बाहिनी वालों ने इसकी आंखों के सामने हलाक कर दिया था। फिर हमने बारी बारी कलमा शरीफ पढ़ा। इस पर उन्होंने बाकायदा हमारा मेडिकल चेकअप किया और फिर हमें गले लगा ली। कदावर फौजी बोला, मेरा नाम सजावल खान है। ये मेरा साथी लॉन्स नाइक करमदाद है। हमारा ताल्लुक पाक एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ से है। हमने 2 इंडियन फौजियों को हलाक करके इनकी वर्दियां पहन ली थी। हमें पता चला था कि यहाँ टीले के दूसरी जानिब इंडियन हेलीकॉप्टर ब्रिगेड का बेस है। हम एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर यहाँ से बर्मा की तरफ निकल जाना चाहते थे। ये कोठी टीले के ऊपर थी। हम यहाँ से हेलीकॉप्टर बेस का जायजा लेना चाहते थे कि हमें पोरस में भारतीय जीप और फिर तुम सीढ़ियों में बैठे नजर आए। उन्होंने साथ वाले बेडरूम में जाकर शहनाज को सोते हुए देखा। मेरे बाजू खोल दिए गए। सजावल के पास दूरबीन भी थी। कोठी की छत पर लेटकर हमने बारी बारी दूरबीन से दूसरी तरफ नेशेबी मैदान की जानिब देखा। वहाँ 2 फौजी हेलीकॉप्टर खड़े थे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर हम सब यहाँ से कॉकस बाजार और वहाँ से सरहद पार करके बर्मा पहुँच सकते थे। सजावल खान ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों के लिए हेलीपैड तक रास्ता साफ कर सकता हूँ। मैंने जवाब दिया। लॉन्स नाइक करमदाद मुस्कुराया। गराई, ये काम किसी कमांडो का है। तुम एक कारोबारी आदमी हो। तुमको दुश्मन इंडियन वर्दी में भी भून कर रख देगा। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। हम चारों इंडियन वर्दी में हैं। हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कौन रोक सकता है? अल्ताफ़ अकबर ने कहा। सजावल खान कहने लगा, तुम भी नया फौजी लगता है।
जांगली, तुमको इतना भी मालूम नहीं कि जब हेलीकॉप्टर मूव होता है तो कंपनी ऑफिस से इसकी मूवमेंट का ऑर्डर आता है, परमिट कटता है, सिग्नल दिया जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो हेलीकॉप्टर के पास जाएगा तो हमसे मूवमेंट ऑर्डर मांगा जाएगा और फिर हम गिरफ्तार हो जाएगा। फिक्र ना करो, ये काम इंशाल्लाह कल हो जाएगा। चलो अभी नीचे चलकर आराम करते हैं, मैंने कहा। सुबह सुबह सजावल खान और करमदाद ने वजू करके नमाज अदा की। हमने भी इनके साथ नमाज पढ़ी। शहनाज बेदार हुई तो कमरे में किचन के बाहर 2 इंडियन फौजी देख कर सकते में रह गए। हमने सजावल खान और करमदाद का तारुफ करवाते हुए सूरत हाल बयान की तो इसे कुछ हौसला हुआ। जवान, इस औरत को मर्दाना कपड़े ना पहनाओ, ये गुनाह की बात है। हम मर्द किस लिए साथ हैं, हम इसकी हिफाजत करेगा, सजावल ने कहा। शहनाज ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया जो हमने किचन के फर्श पर बैठ कर खाया। चाय पी। मैंने सजावल खान से इसकी फरार की स्कीम के बारे में मजीद बातें शुरू कर दी। वो हेलीकॉप्टर चलाने में माहिर था। इसका कहना था कि एक बार मैं तुम लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया तो फिर कोई माई का लाल इसकी हवा तक को नहीं छू सकता। इसकी बातों में भरपूर एतमाद था। दोपहर के वक्त हमने एक बार फिर हेलीकॉप्टर बेस का मुआयना किया। हम छत पर लेटे हुए थे और बारी बारी दूरबीन लगा कर देख रहे थे। ये एक छोटा सा बेस था। दिन के 10 बजे हेलीकॉप्टर परवाज कर गए। हम नीचे कमरे में आ गए। सजावल खान और करमदाद ने हमें ढाका एयरपोर्ट से अपने फरार की दास्तान सुनाई। बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान थी। उन्होंने भी इस बात की तायीद की कि हिल्ली के महाज पर हमारे जवान अभी तक दुश्मन की राह में सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। तीसरे पहर दोनों हेलीकॉप्टर वापस अपने हेलीपैड पर आकर खड़े हो गए। मैंने हेलीपैड के माहौल का जायजा लिया। यहाँ सामने एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके आगे रेजिमेंटल कलर का झंडा नस्ब था। 2 इंडियन सिपाही पहरा दे रहे थे। हेलीपैड के आगे भी पहरा लगा था। इमारत के बाहर 4 फौजी ट्रक एक तरफ खड़े थे। अंदर दफ्तर में फौजियों की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने एक इंडियन कैप्टन को दफ्तर से निकलकर ट्रक की तरफ जाते हुए देखा। इसके कंधे पर 3 स्टार चमकते नजर आ रहे थे। शायद ये इंडियन कैप्टन छुट्टी करके वापस जा रहा था। इसका अर्दली इसके साथ था। मैं छत से नीचे आ गया। शहनाज हमारे लिए चाय बना कर ले आई। हमने इसी रात हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके इसके जरिए फरार का मंसूबा तैयार कर लिया। मैंने यही बताया कि मैं भी इसके साथ फरार हो रहा हूँ। असल बात क्या थी वो मैंने इन पर जाहिर नहीं की। मुझे इस बात की तसल्ली और खुशी थी कि अल्ताफ अकबर और शहनाज को पाक फौज के 2 जाबाज मिल गए हैं जो इन्हें इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।